दोस्तों, आप सुनना शुरू कर चुके हैं जज्बातों का जहां विद जावेद अख्तर। और आज मैं आपके सामने चेज़ की बहुत शानदार कहानी लेकर आया हूं। कहानी का नाम है द डायमंड फिश। इसका हिंदी वर्जन है मछली का शिकार। तो आइए इसकी एक झलक देखते हैं। एक शातिर मुजरिम, एक ठग हसीना और एक छुटभइये स्मगलर ने मिलकर $30 लाख के हीरे स्मगल करने का फुल प्रूफ प्लान बनाया। वो कामयाब भी हो गए, मगर फिर घटनाओं ने कुछ ऐसा मोड़ लिया कि उन सभी के हाथों के तोते उड़ गए और हर शख्स दंग रह गया। एक सनसनीखेज और तेज रफ्तार धुआंधार कहानी। आइए मैं और आप सुनते हैं। दूसरे दिन नोवा स्कोरिया और ब्रॉन्सी के दरमियान के लंबे रास्ते में सफ़र के दौरान महसूस किया कि एक छोटी सी नीली स्पोर्ट्स कार एक ख़ास फासले से उनके पीछे पीछे लगी चल रही है। ये कार कभी आगे दिखाई देती थी और कभी पीछे, लेकिन नज़रों से ओझल नहीं होती थी। लेकिन कैप्टन ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे ऑफ फंडाई जाने के लिए यही एक सबसे बड़ा हाईवे था। उन्हें सीमा पार पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। कैप्टन जॉनसन ने एक और बात खास तौर पर महसूस की थी कि कस्टम के कर्मचारी इस बार सामान्य से बहुत ज़्यादा सख्ती से चेकिंग कर रहे थे। कस्टम इंस्पेक्टर की वर्दी पहने एक शख्स ने इनके आइस बॉक्स को भी खोलकर चेक किया था, फिर उन्हें हाथ से आगे बढ़ने का इशारा किया था। कैप्टन ने सोचा वो लोग शायद किसी खास चीज़ की तलाश में हैं। कैप्टन की निगाह एक छोटी नीली कार पर पड़ी जो कस्टम चेकिंग के लिए दूसरी कतार में खड़ी हुई थी। वो कार कस्टम चेकिंग से गुजर चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि कैप्टन उसमें बैठे लोगों पर नज़र डाल पाता, वो कार तेज़ी से आगे बढ़ गई। कैप्टन के दिमाग से वो कार निकल चुकी थी। अचानक आधे घंटे बाद सड़क की दूसरी तरफ कोई कार खड़ी नजर आई। एक नौजवान लड़की सड़क के किनारे खड़ी मदद के लिए कैप्टन को कार रोकने का इशारा कर रही थी। गाड़ी की स्पीड कम करो फ्लेचर, कैप्टन ने फ्लेचर से कहा। ये तो वही टेक्सास वाली लड़की है जो मैक्स के डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर हमसे गपशप कर रही थी। ये वही लड़की थी। उसने फौरन जॉनसन और फ्लेचर को पहचान लिया। थैंक गॉड, वो बोली। जाने पहचाने चेहरे दिखाई दे रहे हैं। हमारी कार खराब हो गई है। क्या तुम मुझे करीबी फोन बूथ तक लिफ्ट दे सकते हो? कैप्टन जॉनसन ने कार की दूसरी तरफ से दो आदमियों को और निकलते देखा, फिर बोला, क्यों नहीं, अगर तुम कहो तो हम भी कोशिश करके देख लें, शायद कार ठीक हो ही जाए। खराबी इंजन में दिखाई दे रही है, लंबे आदमी ने करीब पहुंचकर कहा। हम पिछले 1 घंटे से इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि ये ठीक ही नहीं हो रही। ये मेरा पति साम कार्गो है, सेलेना ने साम की तरफ इशारा करते हुए कहा, और ये हमारा दोस्त फ्रेंची है। इनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, कैप्टन बड़बड़ाया। मेरा ख्याल है कि टेलीफोन बूथ तक कानून के रक्षकों से लिफ्ट लेना मेरे लिए काफ़ी सुरक्षित साबित होगा, सेलिना ने हंसकर कहा। तुम लोग तो पिस्तौल रिवॉल्वर भी रखते हो ना? हम लोग छुट्टियां मनाने आए हुई हैं, फ्लेचर ने कहा। हम लोग मछलियों के शिकार पर आए थे। सेलिना वैगन की पिछली सीट पर बैठ गई। टेक्सास में तो पुलिस वाले खाने की मेज पर भी बैठते हैं तो होल्स्टर नहीं उतारते। फोन करने के बाद तुम अपने साथियों के पास वापस कैसे जाओगी? कैप्टन ने पूछा। उफ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, सेलिना ने बेबसी से कहा। तभी साम स्टेशन वैगन की अगली खिड़की पर झुका हुआ बोला, मैं जानता हूं कि तुम लोगों को तकलीफ ज़रूर होगी। यहाँ से 1.5-2 मील दूर एक फ़ोन है। क्या तुम मेरी बीवी को फ़ोन करने के बाद वापस यहाँ तक ला सकते हो? फ्लेचर और जॉनसन ने एक दूसरे की तरफ देखा। मेरा ख्याल है कि हम इसे वापस छोड़ सकते हैं, फ्लेचर ने कहा। हम वैसे भी अपने शेड्यूल से काफ़ी आगे चल रहे हैं। फ्लेचर ने कार आगे बढ़ा दी। हम लोग 10-15 मिनट में वापस आ जाएंगे, उसने साम की तरफ हाथ हिलाकर कहा। मैं तुम लोगों की मदद के लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ, सेलेना बोली। मेरा पति अच्छा मैकेनिक नहीं है। मेरा भी यही ख्याल है, जॉनसन ने कहा।
उसने इंजन का बोनट तक नहीं उठाया हुआ था। फोन के बारे में साम का अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। हाईवे पर 1 मील से कुछ ज्यादा फासले पर एक पेट्रोल पंप और फोन बूथ के साथ स्नैक काउंटर भी था। सेलेना ने कहा, मैं 1 मिनट में आती हूँ। तुम इत्मीनान से फोन कर सकती हो, कैप्टन जॉनसन ने कहा। मुझे भी एक फोन करना है। कैप्टन जॉनसन जब फोन करके बूथ से बाहर आया तो फ्लेचर काउंटर पर बैठा बियर पी रहा था। ड्राइविंग के लिए जिस्म को गर्म रखना पड़ता है। बियर पीना पसंद करोगे कैप्टन? अभी नहीं, पहले इस लड़की को इसकी कार तक छोड़ दें, फिर देखेंगे क्या करना है। ठीक है कैप्टन। सेलेना लेडीज बाथरूम से निकली। सब ठीक है, 15 मिनट में गाड़ी खींचने वाला ट्रक वहां पहुंच जाएगा। बात हो गई है। तो फिर तुम्हें वापस वहीं पहुंचा दें? फ्लेचर ने वैगन स्टार्ट करते हुए कहा। मैं यकीन नहीं कर सकती कि तुम लोग छुट्टियों पर अपने साथ रिवॉल्वर नहीं रखते, रास्ते में सेलेना ने कहा। टेक्सास में तो ऐसा नहीं होता, फ्लेचर ने कहकहा लगाया। अगर रास्ते में हमारा सामना लुटेरों से हो गया तो हम मछली पकड़ने की छड़ियों से ही उनकी खोपड़ियां बजा देंगे। सेलेना का कथित पति और फ्रेंची कार के पास खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। फ्लेचर ने कार के पीछे वैगन रोक दी। कैप्टन जॉनसन ने अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरना चाहा था कि पीछे से सेलेना की आवाज़ आई। तुम दोनों कार में ही बैठे रहो। सेलेना का लहजा अब बदल चुका था। मेरे हाथ में रिवॉल्वर है। फ्लेचर ने अपनी सीट से पलटकर देखा। क्या मुसीबत? खामोश रहो, जॉनसन ने सतर्क लहजे में कहा। ऐसा लगता है ये हमें लूटना चाहते हैं। साम स्टेशन वैगन से सुरक्षित फासले पर खड़ा हुआ था। क्या इनके पास हथियार हैं? सेलेना से पूछा। नहीं, मछलियां पकड़ने की छड़ियों के सिवा कुछ नहीं है इनके पास, सेलेना ने बताया। तुम इन दोनों पर नजर रखो, तब तक हम आइस बॉक्स उतारते हैं, साम ने कहा। आइस बॉक्स? फ्लेचर ने हैरानी से कहा। उसमें हमारी शिकार की हुई मछलियों के सिवा कुछ नहीं है। शट अप, साम गुर्राया। पिछला दरवाजा खोलो। फ्लेचर ने उसके हुक्म की तामील करते हुए पिछला दरवाजा खोल दिया। साम और फ्रेंची ने वैगन के पीछे रखा आइस बॉक्स उतार लिया। फिर वो उस बॉक्स को उठाकर अपनी नीली कार तक ले गए। कार की डिग्गी खोलकर उन्होंने आइस बॉक्स डिग्गी में बंद कर दिया। हाईवे पर ट्रैफिक बहुत कम था। इक्का दुक्का गाड़ियां ही बीच बीच में गुजर जाती थीं। शाम उस वक्त तक का इंतजार कर रहा था जब तक हाईवे दोनों तरफ से दूर दूर तक वीरान नहीं हो गया। फिर उसने कैप्टन जॉनसन और फ्लेचर को नीचे उतरने का हुक्म दिया। एक पल के लिए तो जॉनसन के दिमाग में उभरा कि शायद वो लोग उनकी गाड़ी चुराना चाहते हैं, लेकिन फिर जैसे ही उनकी निगाह साम की आंखों से दो चार हुई तो वो साम का इरादा भांप गया। साम के हाथ में भी एक रिवॉल्वर चमक रहा था। ठीक उसी वक्त हाईवे पर दूर पुलिस के कार की सायरन की आवाज़ सुनाई दी, जो पल पल नजदीक आती जा रही थी। सामने एक पल के लिए पलटकर आवाज़ की दिशा में देखा। कैप्टन जॉनसन के लिए इतना मौका ही काफ़ी था। फ्रेंची जॉनसन के नज़दीक ही खड़ा था। जॉनसन ने झपटकर फ्रेंची को काबू में किया और उसे पकड़कर अपने सामने ढाल बनाकर खड़ा कर दिया। सामने फौरन ही पलटकर उसकी तरफ देखा और फिर लगातार 2 फायर किए। 2 गोलियां फ्रेंची के जिस्म में जा घुसीं। जॉनसन की पकड़ में फ्रेंची का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता ढीला पड़ता जा रहा था। सेलिना ने चीख कर कुछ कहा और फिर बड़ी मुश्किल से वैन से उतरकर अपनी कार की तरफ दौड़ पड़ी, तेजी से। इन्हें शूट कर दो, शाम चीखा। बेवकूफ लड़की, सोच क्या रही हो, गोली चलाओ। सेलिना का रिवॉल्वर वाला हाथ कांप रहा था। सामने उसे धक्का दिया और उसे कोसता हुआ अपनी कार की तरफ बढ़ गया। कुछ दूर जाकर वो एक बार फिर तेजी से पलटा ताकि फिर फायर कर सके, लेकिन तब तक फ्लेचर वैगन की आड़ ले चुका था और जॉनसन ने फ्रेंची को सीधा खड़ा करके अपने सामने कर लिया था। इस दौरान सायरन की आवाज़ काफ़ी करीब आ चुकी थी। उसी दौरान साम और सेलिना अपनी कार स्टार्ट कर चुके थे। फिर उनकी कार के ब्रेक एक बार फिर तेजी से चरमराए और वो नीली कार फर्राटे भरती हुई पलक झपकते ही नज़रों से ओझल हो गई। लेकिन इस बीच कैप्टन जॉनसन कार का नंबर नोट करने में कामयाब हो चुका था। सामने से आने वाली पुलिस कार उनकी वैगन के करीब आकर रुक गई थी। जॉनसन ने जेब से अपना आई कार्ड निकाला और कार में आने वाले पुलिस अफसरों के सामने रख दिया। मैं भी पुलिस कैप्टन हूँ और ये मेरा साथी लेफ्टिनेंट है। 2 मर्दों और एक औरत ने हमें घेर लिया था।
ये जख्मी भी उन्हीं का साथी है। इसके बाकी दो साथी एक नीली स्पोर्ट्स कार में फरार हो रहे हैं। ऑल राइट, पुलिस अफसर बोला। मैं अपनी कार के वायरलेस से एम्बुलेंस के लिए मैसेज छोड़ देता हूँ। साथ ही तमाम गश्ती कारों को नाकाबंदी करके नीली कार पकड़ने का ऑर्डर भी देता हूँ। हम ठीक ठाक हैं, फ्लेचर ने वैगन की आड़ से निकलकर कहा। तुम उन दोनों का पीछा करो। पुलिस अफसर ने फ्रेंची की तरफ इशारा किया, जिसे जॉनसन ने जमीन पर लिटा दिया। एम्बुलेंस के आने तक का इंतजार करो, लेकिन मेरा ख्याल है कि एम्बुलेंस के आने तक ये बचेगा नहीं। पुलिस कार फौरन ही सेलिना और सैम की तलाश में दौड़ गई। जॉनसन घुटनों के बल जख्मी फ्रेंची पर झुक गया और फ्रेंची के कान के पास मुंह ले जाकर बोला, क्या तुम मेरी बात सुन और समझ सकते हो? जख्मी फ्रेंची ने हाँ में सिर हिलाया और कुछ बोलना भी चाहा, लेकिन उसका मुंह खून से भर गया। उस आइस बॉक्स में क्या चीज़ थी? जॉनसन ने पूछा। क्या तुम लोगों ने वहाँ न्यू फाउंड में हमारे बॉक्स में कोई चीज़ छुपा दी थी? फ्रेंची ने इस बार भी गर्दन हिला दी। जॉनसन ने महसूस किया कि फ्रेंची की नब्ज डूबती जा रही है। फ्लेचर, मुझे कागज़ और कलम दो, जॉनसन ने कहा। फ्लेचर ने जॉनसन के हाथ में कागज़ और बॉल पेन थमा दिया। जॉनसन एक बार फिर फ्रेंची पर झुक गया और उसके कान पर मुंह रखकर बोला, क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? ये कागज़ और कलम पकड़ो और इस पर लिखने की कोशिश करो। अधमरे फ्रेंची ने कलम पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। देखो, तुम्हारे साथी तुम्हें गोली मारकर फरार हो गए हैं। क्या तुम उनसे इंतकाम नहीं लेना चाहते हो? शाबाश, बताओ वो कहाँ गए हैं। कागज़ पर लिख दो कि वो कहाँ जा सकते हैं। फ्रेंची ने कागज़ पर लिखना चाहा, लेकिन कुछ आड़ी तिरछी लकीरों के सिवा वो कुछ ना लिख पाया। आखिर उसने कलम पर पकड़ मजबूत की और जमीन की मिट्टी पर कुछ अक्षर लिखे। फिर उसका जिस्म ढीला पड़ गया। डेट्रापट, जॉनसन ने वो अक्षर पढ़े। ये बताओ, उस आइस बॉक्स में क्या था? फ्रेंची ने बड़ी मुश्किल से अक्षर जमीन पर लिखने शुरू किए, लेकिन डायमंड लिखने के बाद कलम उनके हाथ से छूट गई। डायमंड? फ्लेचर ने कहा। वो डायमंड लिखना चाह रहा था। ऐसा ही मालूम होता है, जॉनसन ने कहा। इस दौरान सायरन की आवाज़ एक बार फिर सुनाई देने लगी। जल्द ही एक एम्बुलेंस सामने आ गई। जॉनसन खड़ा हो गया और मिट्टी पर लिखे अक्षरों को गौर से देखने लगा। डेट्रापट और डायमंड। फिर उसने एक बार फिर फ्रेंची की तरफ देखा और फ्लेचर से बोला, अब एम्बुलेंस की ज़रूरत नहीं, ये मर चुका है फ्लेचर। हाईवे से बहुत सी सड़कें दाएं बाएं निकलती थीं, लेकिन सामने बाईं तरफ की पहली सड़क को तरजीह दी। ये सड़क के किनारे किनारे चलती गई थी। शाम के अंदाजे के मुताबिक इस जगह से समुद्र का किनारा करीब 20 मील दूर था। शाम को इत्मीनान महसूस हो रहा था कि वो पीछे अपने आने वाली एकमात्र कार को डोज देने में कामयाब हो गया था। फिर सेलिना ने कार में छाई खामोशी को तोड़ा। तुमने फ्रेंची को मार डाला? मैं उसे पुलिस को ये बताने के लिए जिंदा नहीं छोड़ सकता था कि हम कहाँ जा रहे हैं। वो हमारे पूरे प्रोग्राम से अच्छी तरह वाकिफ था। लेकिन फ्रेंची के मरने के बाद हमें हमारा हिस्सा किस तरह मिलेगा? कभी अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर लिया करो लड़की। अब कोई हिस्सेदार नहीं है। हीरे हमारे कब्जे में हैं और फ्रेंची मर चुका है। अब वो सारे हीरे हमारे हो गए हैं। क्या तुम हीरो को न्यूयॉर्क नहीं ले जाओगे? सामने गर्दन हिलाई। अगर किसी दूसरी जगह इन हीरो का कोई अच्छा ग्राहक लग गया तो हमें न्यूयॉर्क आकर माथा पच्ची करने की क्या ज़रूरत है? सामने कहा। क्या तुम अब भी नहीं समझी? ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी ख़तरनाक काम है। अब ना तो मुझे अपनी पीठ पर बैग लाद कर स्मगलिंग का माल ढोना पड़ेगा, ना ही कस्टम के लोगों से छिपता फिरूंगा। आज के बाद हम ऐश और आराम से ज़िंदगी बसर करेंगे। पुलिस अब तक तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर चुकी होगी, सेलिना ने आशंका जताई। मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ कि हम सड़क के रास्ते से नहीं जाएंगे। हम बोट के ज़रिए अमेरिका में दाखिल होंगे। हम किनारे पर से एक बोट किराए पर लेंगे और दक्षिण की तरफ से निकल जाएंगे। जब हम दूसरी तरफ उतरेंगे तो लोग हमें देखकर एक जोड़ा समझेंगे जो मछलियों के शिकार से कामयाब होकर लौटा है। हम बर्फ़ को समुद्र में गला देंगे और अपने कंधों पर मछलियां लटकाकर इत्मीनान से कोई ठिकाना ढूंढ लेंगे। हमारी इस कार का क्या होगा? सेलिना ने पूछा।
हम कार को समुद्र में डाल देंगे। अगर किसी को कार समुद्र में दिखाई दे भी गई तो उस वक्त तक हम कहीं के कहीं पहुंच चुके होंगे। सेलिना ने फिर चुप्पी साध ली। थोड़ी देर बाद उसकी कार छायादार पेड़ों की आड़ से निकलकर खुले समुद्री किनारे पर आ गई। सड़क के साथ समुद्र का पानी ठांटे मार रहा था। कितना दिलकश नज़ारा है, सेलिना ने कहा। हम फिर कभी यहाँ तफरी करने ज़रूर आएंगे। क्यों नहीं, ज़रूर। साम, हाँ बोलो। तुम मुझे फ्रेंची की तरह शूट तो नहीं करोगे? बोलो, कभी मुझे शूट तो नहीं करोगे? कभी नहीं डार्लिंग। तुम ऐसी बेवकूफ़ी की बातें क्यों सोच रही हो? फ्रेंची की मौत एक हादसा था, वो तो अचानक ही सामने आ गया था। सामने कार अब समुद्र के किनारे बनी सड़क पर डाल दी थी। उसकी निगाहें किसी ऐसी जगह की तलाश में थी जहां से बोट किराए पर ली जा सकती हो। आखिर उसे एक जगह वो बोर्ड नजर आ गया। वो जगह एक छोटी सी खाड़ी थी। उस जगह का मालिक एक बूढ़ा शख्स था। उसने बोट का किराया बहुत ज़्यादा मांगा था, लेकिन साम ने बिना चूं चां के स्वीकार कर लिया और फौरन ही बूढ़े को रकम एडवांस में दे दी। फिर सेलिना और साम ने आइस बॉक्स से वो मछलियाँ प्लास्टिक की थैलियों में निकाल ली। फिर तमाम थैलियाँ बोट में डाल दी। इस काम से फारिग होकर साम ने बूढ़े से कहा, मैं अपनी कार छोड़ कर आता हूँ। कार यहीं छोड़ जाओ नौजवान, ये इस बात की गारंटी होगी कि तुम वापस ज़रूर लौटोगे। साम ने गहरी सांस ली। पुलिस को इस कार का नंबर पता चल चुका था और वो इस कार को बुरी तरह तलाश रहे होंगे। साम ने एक पल के लिए अपने रिवॉल्वर के बारे में सोचा जो उसकी कमर की अंदरूनी तरफ छुपा हुआ था, लेकिन वो फौरन ही दूसरे कत्ल का रिस्क लेना नहीं चाहता था। अचानक उसने एक तरकीब आजमाने की सोची। उस गैरेज के बारे में क्या ख्याल है? अगर इजाज़त हो तो मैं अपनी कार वहाँ बंद कराऊँ? हाँ हाँ हाँ, ज़रूर। तुम अपनी कार उस गैरेज में छोड़ाओ। बूढ़ा फौरन मान गया। सामने कार में से कुछ ज़रूरी चीज़ें और गिटार निकालकर उसे गैरेज में बंद कर दिया। फिर वो घाट की तरफ चल पड़ा जहाँ सेलिना उसका इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने वो बोट किराए पर ली जो लंबी और पतली ज़रूर थी, लेकिन उसका इंजन बहुत बढ़िया हालत में था। साम ने तमाम चीज़ें बोट में रख दी और इंजन स्टार्ट कर दिया। ठीक उसी वक्त एक पुलिस कार वहां आकर रुकी। उनमें से दो सिपाही छलांग लगाकर नीचे उतरे। दोनों के हाथों में रिवॉल्वर थे और वो बोट की तरफ दौड़ पड़े। खबरदार, एक सिपाही चीखा, वरना शूट कर दिए जाओगे। बूढ़ा शख्स बोट का लंगर उठा चुका था। सामने पलटकर तेजी से पुलिस वालों की तरफ एक फायर झोंक दिया। दोनों पुलिस वालों ने आड़ लेने के लिए कार के पीछे छलांगे लगा दी थीं। साम के लिए इतनी मोहलत काफ़ी थी। बोट का इंजन पहले से ही स्टार्ट था। साम ने एक झटके से बोट आगे बढ़ा दी। पुलिस वालों ने आड़ में पहुंचकर बोट पर फायरिंग शुरू कर दी थी, लेकिन साम बड़ी महारत से बोट को लहराता हुआ फायरिंग की रेंज से दूर हो गया। उसी वक्त फ्लेचर की स्टेशन वैगन भी वहां पहुंच गई थी। कैप्टन जॉनसन और फ्लेचर भी घाट की तरफ लपके, लेकिन उस वक्त साम की बोट काफ़ी दूर निकल गई थी। पुलिस वाले बेबसी से बोट की तरफ देख रहे थे जो आहिस्ता आहिस्ता नज़रों से ओझल होती जा रही थी, क्योंकि बूढ़े के पास कोई दूसरी बोट मौजूद नहीं थी। बोट समुद्र का सीना चीरती हुई बड़ी तेजी से दूसरे किनारे की तरफ बढ़ी जा रही थी। साम बड़े चौकन्ने अंदाज में चारों तरफ देख रहा था। समुद्र शांत था और दूर दूर तक कोई बोट या लॉन्च या जहाज दिखाई नहीं दे रहा था। आधे घंटे बाद दूसरे किनारे के आसार दिखाई देने शुरू हो गए। इस दौरान साम और सेलिना ने अपना हुलिया भी तब्दील कर लिया था। वो दोनों ऐसा जोड़ा दिखाई दे रहे थे जो मछलियां पकड़कर घर लौट रहा हो। अभी वो किनारे से काफ़ी दूर थे कि उन्हें अपने पीछे से एक लॉन्च के भारी इंजन की आवाज़ सुनाई दी। ये लॉन्च खुले समुद्र की तरफ से आ रही थी। साम चौकन्ना हो गया और उसने अपना रिवॉल्वर संभाल लिया। साथ ही उसने बोट की रफ्तार भी बढ़ा दी। लॉन्च तेजी से करीब आती जा रही थी। सामने दूर से ही लॉन्च पर लिखे शब्द पड़े। वो तटरक्षकों की मोटर बोट थी। रुक जाओ। करीब पहुंचकर लॉन्च के लाउड स्पीकरों से उन्हें ललकारा गया, तुम हमारी तोपों के निशाने पर हो, खुद को पुलिस के हवाले कर दो। सामने बोट की रफ्तार कम करने की बजाय लॉन्च की तरफ फायर झोंक मारा। लॉन्च की रफ्तार कम हो गई थी और अब वो मुनासिब फासले से उनकी बोट का पीछा कर रही थी।
रुक जाओ और हथियार फेंक दो। लाउड स्पीकर से फिर वही आवाज़ गूंजी। ये लॉस्ट वार्निंग है, फिर जवाबी फायरिंग शुरू कर दी जाएगी। रुक जाओ साम, खुदा के लिए रुक जाओ। सेलिना गिड़गिड़ा रही थी। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, उनकी तोपें हमारी बोट के परखच्चे उड़ाकर रख देगी। लेकिन साम ने रुकने की बजाय लॉन्च की तरफ एक और फायर झोंक दिया। फिर लॉन्च पर से भी रह रहकर तोप के गोले बरसने लगे, लेकिन ज़्यादातर गोले बोट के आसपास फट रहे थे। ऐसा लगता था कि लॉन्च वाले साम की बोट को नकारा करना चाहते थे। उनका निशाना बोट का निचला हिस्सा था। आखिरकार तोप का एक गोला बोट के निचले हिस्से में जा लगा और वहां सुराख पैदा हो गया। बोट में पानी भरना शुरू हो गया। सामने गौर से बोट के सुराख को देखा। साम का ध्यान हटते ही सेलिना ने समुद्र में छलांग लगा दी और तेजी से तैरती हुई पुलिस लॉन्च की तरफ जाने लगी। साम ने सेलिना की तरफ देखा। पुलिस लॉन्च सेलिना के करीब पहुंचकर बहुत आहिस्ता हो गई थी। फ्लेचर और कैप्टन भी लॉन्च पर मौजूद थे। जॉनसन ने हाथ बढ़ाकर सेलिना को लॉन्च पर खींच लिया। ऊपर पहुंचते ही पुलिस वालों ने सेलिना को हथकड़ी पहना दी। इस बीच शाम की बोट पानी से भर चुकी थी और समुद्र में चकराने लगी थी। शाम अभी भी बोट पर मौजूद था। उसने मछलियों वाले थैले अपनी कमर के गिर्द बांध लिए और हाथ में अब भी रिवॉल्वर मौजूद था। लॉन्च से निरंतर शाम को हथियार डालने और सरेंडर करने की चेतावनी दी जा रही थी। शाम ने चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए थैलों समेत समुद्र में छलांग लगा दी। उसके छलांग लगाते ही बोट उलट गई। शाम ने तैरना शुरू कर दिया था। उसका रुख किनारे की तरफ था। पुलिस की लॉन्च बराबर शाम का पीछा कर रही थी। मछलियों के थैले शाम की कमर से बंधे हुए थे। मोटर लॉन्च अब शाम के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। कैप्टन जॉनसन और फ्लेचर ने शाम की तरफ हाथ बढ़ाया ताकि वो उनके सहारे लॉन्च पर चढ़ सके, लेकिन शाम ने उन हाथों को नहीं थामा और तेजी से दूर होता चला गया। शाम के दूर हटते ही फ्लेचर ने भी पानी में छलांग लगानी चाहिए थी, लेकिन जॉनसन ने तेजी से उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। रुक जाओ फ्लेचर, कैप्टन जॉनसन ने खौफ भरी नजरों से शाम की तरफ इशारा करते हुए कहा। फ्लेचर ने पलटकर शाम की तरफ देखा और फिर उसकी निगाहें भी हैरत और खौफ से फट पड़ी। सेलिना के गले से भी खौफनाक चीख निकल गई थी, लेकिन शाम अपने आसपास से बेखबर तेज रफ्तार से तैरता हुआ किनारे की तरफ बढ़ रहा था। उसे इस बात का एहसास तक नहीं था कि एक बहुत बड़ी शार्क मछली मुंह फाड़े अपने तीखे दांत निकाले उसके पीछे लपकी चली आ रही थी। इससे पहले कि वो दोनों शाम को होशियार कर सकें, शार्क शाम के पीछे पहुंच चुकी थी। अगले ही पल शार्क ने शाम की टांगों को अपने जबड़ों में जकड़ लिया था। शाम ने घबराकर पीछे की तरफ देखा, फिर दहशत से उसका मुंह खुले का खुला रह गया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने बेबसी से इधर उधर हाथ मारने शुरू कर दिए। सबके देखते ही देखते शाम का निचला धड़ शार्क के मुंह में जाकर गायब हो चुका था। सेलिना के मुंह से एक तेज चीख निकली और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। शार्क शाम के बचे खुचे जिस्म को हड़प करने को एक बार फिर उसकी तरफ बढ़ रही थी। शार्क पर फायरिंग करो, कैप्टन जॉनसन चीखा, लेकिन शार्क ज्यादा तेजी दिखा गई। उसने शाम का बाकी जिस्म हड़पा और पानी में गोता लगा गई। कैप्टन जॉनसन और लेफ्टिनेंट फ्लेचर की शिकार की हुई मछलियां भी शाम के जिस्म के साथ शार्क के पेट में पहुंच गई थीं। जहां थोड़ी देर पहले शाम का जिस्म तैर रहा था, वहां पानी का रंग लाल हो चुका था। शाम की गिटार पानी में तैरती हुई खुद ब खुद पुलिस लॉन्च के पास पहुंच गई थी। फ्लेचर ने हाथ बढ़ाकर गिटार को उठा लिया। सेलिना होश में आकर धीरे धीरे सिसक रही थी। तुम लोगों ने इतनी जल्दी हमारा सुराग कैसे लगा लिया? सेलिना ने पूछा। तुम्हें कैसे पता चला कि हम बोट के जरिए फरार हो रहे हैं? जब तुमने फ़ोन करने के लिए हमारी गाड़ी में लिफ्ट ली थी तो मैं समझ गया था कि तुम्हारी गाड़ी की खराबी एक बहाना है। तुम्हें याद होगा, मैंने भी पेट्रोल पंप से एक फ़ोन कॉल की थी। वो फ़ोन कॉल मैंने पुलिस स्टेशन की थी और उस जगह के बारे में बताकर मदद मांगी थी जहां हमारी गाड़ी जाने वाली थी, जॉनसन ने कहा।
कार की खराबी का बहाना तो पहली ही नज़र में जाहिर हो गया था, क्योंकि कार का बोनट तक नहीं खोला गया था। फिर तुम लोगों ने कहा कि तुम 1 घंटे से वहां खड़े हो, जबकि आधे घंटे पहले हमने तुम्हें कस्टम चेक पोस्ट पर देखा था। मुझे यकीन था कि तुम लोग हमसे सिर्फ 5 मिनट पहले ही वहां पहुंचे थे। हीरो का क्या होगा कैप्टन? फ्लेचर ने पूछा। वो शार्क के पेट में पहुंच चुके हैं, उन्हें तलाश करना नामुमकिन है, जॉनसन बोला। अब तुम वापसी के सफ़र की तैयारी करो। हमारी किस्मत ही ऐसी है कि छुट्टियों में भी हंगामों से गुजरना पड़ता है। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि इस तरीके की कहानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाए। तो मिलते हैं अगली कहानी में, और अंत तक बने